और थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने हरियाणा और महाराष्ट्र में मॉब लिंचिंग का जिक्र किया और बीजेपी की राजनीति को नफरत की राजनीति करार दिया। हरियाणा की चरखी दादरी में साबिर की मॉब लिंचिंग हुई। साबिर जिस झुग्गी में रहता था वहां पर क्या गौमांस वाकई बनाया जाता था? 2000 किलोमीटर दूर से साबिर हरियाणा के दादरी में आखिर क्यों रहने आया था? जब पुलिस गौ तस्करों पर एक्शन ले रही है तो फिर साबिर को बुलाकर क्यों पीटा गया, मारा गया? ये क्या सिर्फ गौ तस्करी का मामला है या इसके पीछे की असल कहानी कुछ और है जो अब तक सामने नहीं आ पाई है? क्या हरियाणा में चुनाव से पहले गौरक्षक वर्सेस गौ तस्कर वाला गेम खेला गया? साबिर केस में आज किस किस की गिरफ्तारी हुई, क्या नए खुलासे हुए? ग्राउंड जीरो से डिटेल रिपोर्ट। हरियाणा के चरखी दादरी में 27 अगस्त को जो हुआ वो सबने देखा, लेकिन 27 अगस्त से पहले क्या हुआ, 27 अगस्त के बाद क्या हुआ? मॉब लिंचिंग की घटना का वीडियो हर मोबाइल पर घूम रहा है। अलग अलग थ्योरी बताई जा रही है, सोशल मीडिया पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, जजमेंट दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर ऑल आइज ऑन इंडियन मुस्लिम ट्रेंड करवाया जा रहा है। नए पुराने फेक वीडियो को भी शेयर किया जा रहा है, लेकिन हकीकत में हुआ क्या? इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए इंडिया टीवी की टीम पहुंची चरखी दादरी के बढ़ारा गांव। एक बड़ा सा प्लॉट, 5-6 झुग्गियां, सामने मैदान में फैला कचरा। यहां ऐसी शांति है जैसे तूफान के आने से पहले की होती है। इसी प्लॉट में ये झुग्गी है और झुग्गी में कूलर रखा गया है। आरोप शुरू में ये लगा कि इसी कूलर में मांस को छिपाकर रखा गया था। ये कूलर है, गर्मी है, बावजूद इसके इसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। इसको यहाँ टेढ़ा रखा गया है और आरोप ये लगे कि मांस को यहीं छुपाकर रखा गया था। ऊपर आप देखेंगे तो आपको यहाँ ये तेल की बोतल दिखाई दे रही है और यहाँ इस कूलर पर ऐसे एक पर्दा लगा है। ये किचन का एक पूरा सेटअप बनाया गया था। ऊपर आपको गैस और चूल्हा दिखाई दे रहा है और ये नीचे यहाँ पर इसको एक स्टैंड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था और आरोप यही कि यही मांस छुपाया गया था। यह जानना जरूरी है कि इन झुग्गियों में रहने वाले लोग हैं कौन। इन्हें लेकर अलग अलग स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। साबिर मलिक पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना का रहने वाला था। बढ़ारा में इसी जगह झोपड़ी बनाकर अपनी पत्नी शकीना सरदार के साथ रहता था। साबिर का साथी असरुद्दीन भी यहीं रहता था। वो असम का रहने वाला था। मॉब लिंचिंग की घटना में चोटों की वजह से साबिर की मौत हो चुकी है। असरुद्दीन का इलाज रोहतक के एक अस्पताल में चल रहा है। साउथ 24 परगना से 1709 किलोमीटर दूर साबिर क्या करने आया था? असम से करीब 2000 किलोमीटर दूर असरुद्दीन क्यों रहता था? इस वक्त हम हंसावास गांव में मौजूद हैं। जो सबसे पहले 27 तारीख को पुलिस को कॉल गई वो इसी स्थान के लिए गई थी और यहीं पर बंगाल से आने वाले प्रवासी रहते थे इन झोपड़ियों में और वो बोतल बीनने का काम करते थे। शुरुआती जो जानकारी पुलिस को दी गई वो कहा गया कि यहाँ पर गौमांस पकाया गया है। अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके से एक छोटा सा किचन दिखाई देगा जिसमें चूल्हा है। अब ज्यादातर सामान यहाँ से जा चुका है। अगर इनका घर आप देखेंगे तो यहाँ दरवाजे पर कुछ कपड़े टंगे हुए हैं। अंदर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको एक पंखा दिखाई देगा, कुछ यहाँ बैग पैक किए हुए दिखाई देंगे, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर कोई नहीं है। लेकिन जब पुलिस यहाँ से सैंपल लेकर चली गई तो उसके बाद गोरक्षकों ने साबिर को बुलाया और साबिर के बाद असरुद्दीन को बुलाया गया। 27 अगस्त को जो हुआ वो अचानक नहीं हुआ। टारगेट पर सिर्फ साबिर नहीं था। मामला यही खत्म नहीं हुआ। इन दोनों को गोरक्षा दलों ने कबाड़ी बेचने के बहाने ठीक इसी स्थान पर बुलाया। जो वीडियो वायरल हुआ
उसमें आपको जांगड़ा फर्नीचर सामने दिखाई दे रहा है। उस वीडियो में ये बेंच भी आपको दिखाई दे रहा है जो उस वक्त यहां गिरा हुआ था, और लकड़ी से मारते हुए गोरक्षक दिखाई दे रहे हैं। यहां पर उनकी पिटाई की गई। 2 महिलाएं उस वक्त यहां खड़ी थी। कुछ बड़े लोग उन्हें रोक रहे थे, लेकिन वो मारने से नहीं रुके। मारने के लिए यहां पड़ी इस तरह की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया, जो कि फर्नीचर हाउस की लकड़ी है और बेहद मजबूत लकड़ी है। जब यहां इस मोटी लकड़ी का इस्तेमाल करते हुए उनकी पिटाई की गई, यहां से फिर उनको ले जाया गया। जो परिजन हैं वो बताते हैं कि उनको बाकायदा अगवा किया गया और बाद में उनकी लाश झाड़ियों में पड़ी हुई मिली, जबकि असीरुद्दीन घायल अवस्था में मिला। पुलिस ने इस मामले में 2 नाबालिग समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। अभिषेक उर्फ शाका, रविंद्र उर्फ कालिया, मोहित, कमलजीत और साहिल उर्फ पप्पी पकड़े गए हैं। 2 नाबालिग आरोपियों को फरीदाबाद सुधार गृह भेजा गया है। पुलिस ने अपहरण और हत्या का मामला दर्ज किया है। 2 से 3 आरोपी अभी भी फरार हैं। गौरक्षकों पर साबिर को मारने का आरोप है। क्या गौरक्षक के नाम पर खिलवाड़ हो रहा है? क्या गौरक्षक वाकई में गौरक्षा के लिए काम करते हैं? इस एंगल से भी हमारी टीम ने पड़ताल की। इस गांव में एक छोटा सा दफ्तर है, इस पर लिखा है गौरक्षा दल हरियाणा। लाल और ब्लू पट्टियां ऐसी हैं जैसे पुलिस की चौकी हो। पोस्टर पर AK-47 गन की तस्वीरें लगी हैं, लेकिन ये कोई सरकारी दफ्तर नहीं है। यह रविंद्र का ऑफिस है, जो चरखी दादरी का मुख्य आरोपी है। हरियाणा के चरखी दादरी के बाडड़ा गांव में मौजूद हैं और आप यहां पर देखिए ये गौरक्षा दल नाम से एक छोटा सा कार्यालय बना हुआ है। दरअसल ये जो दफ्तर है ये रविंद्र नाम के शख्स का है। रविंद्र वही है जो चरखी दादरी की घटना का मुख्य आरोपी है। दरअसल वो गौरक्षा नाम से एक दल चलाता है, जिसमें आप देखें बाहर पोस्टर भी लगा है जिस पर लिखा है जब तक देश में संपूर्ण गौ हत्या बंद नहीं होगी दिन में कम से कम 1 घंटा गौरक्षा हेतु काम करूंगा। रविंद्र के इस ऑफिस में गायों के इलाज के लिए दवाएं हैं। पीछे एक गौशाला है जिसमें कई गाय हैं। वो इसे रेंट पर लेकर चलाता है। बीमार गाय का इलाज करता था। ये रविंदर जो कि मुख्य आरोपी है चरखी दादरी की घटना का, उसकी जो गौशाला है एक छोटा सा जो है क्लिनिक भी चलाता है। जो गायें बीमार होती हैं, जो जिन्हें चोट लग जाती है या फिर उनकी तबीयत खराब होती है, तो उनका जो है इलाज करता है। साथ ही साथ गौरक्षा दल चलाता है। लंबे समय से जो है जुड़ा हुआ था, जैसा कि उसके जानने वालों का कहना है। और फिलहाल उनका ये भी दावा है कि वो घटना के वक्त वहाँ पर मौजूद नहीं था, लेकिन फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में रविंदर को ही जो है मुख्य आरोपी बनाया है।